हाय एवरीवन, हेलो जी, नमस्कार। चलिए थोड़ी विलम्ब के साथ ही लेकिन फाइनली जो है हमारा सेटअप तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइए। चीज़ें अच्छी होगी और मैं रेगुलर इंटरवल पर मैं अब वीडियो हमेशा अपलोड करूँगा आप लोग के लिए। ठीक है जी। बहुत कोरोना के टाइम में जो है हम लोग का पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, फिर भी हम लोग कर लेंगे। हमारे पास जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 12th एग्ज़ाम के लिए 6 महीना से 7 महीना के बीच हमारे पास टाइम है और 16 चैप्टर ही हमें पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग कर लेंगे। टोटल 16 चैप्टर है 12th NCERT में, और यदि हम लोग एक चैप्टर पर अगर यदि 6 से 7 क्लास भी हम लोग स्पेंड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि मोर एंड लेस 100 to 120 डेज़ के आसपास में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो 5 से 6 महीने अगर रेगुलर क्लास चलती है, और जो कि मैं आप लोग के लिए अब कमिटेड हूँ कि मैं करूँगा, तो दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। ये टेक्नोलॉजी मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से मैं आपके लिए जो है कंटेंट रेडी करके मैं देता रहूँ। तो चलिए 12th क्लास का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। चलिए, कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक्चुअली मैं टाइम पर टाइम बढ़ाते जा रहा था। एक्चुअली टेक्निकल असिस्टेंट जो है हमारे वो अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से जो है थोड़ी देरी हुई। सेटअप तो मैं तैयार कर लिया था, कुछ न कुछ कमियां रह गई थी जो कि अब लगभग पूरी हो गई है। जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो मैं समय के साथ मैं उसको रिमूव कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम NCERT को ध्यान में रख करके, चूँकि अपन को बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है और साथ साथ जो है नीट का प्रिपरेशन भी करना है, तो हम लोग करेंगे। ठीक है जी। चलिए, चैप्टर का मैं नाम मेंशन करता हूँ। चैप्टर है अपना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इस चैप्टर हम लोग का NCERT का 12th NCERT, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। ये क्या है? ये अपना फर्स्ट चैप्टर। टोटल 16 चैप्टर है, उसमें से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है, उसमें से ये हमारा पहला चैप्टर है। अगर आप NCERT को ध्यान से देखिएगा, कुछ पढ़े भी होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे, तो एक वर्ड लिखा हुआ होगा जिसका कि एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पेज ऑफ 12th क्लास के जो पहला चैप्टर है वहाँ पर मिलेगा आपको। वर्ड क्या है? तो लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या है जी? लाइफ स्पान क्या होता है? तो ये वर्ड आपको समझना जरूरी है। ये क्या बोलते हैं? द पीरियड। क्या है ये? द पीरियड। टाइम पीरियड कह सकते हैं। पीरियड, आप पोस्ट में टाइम लिख लीजिए, टाइम पीरियड। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेचुरल डेथ बोलना जरूरी है, एक्सटेंटल डेथ की बात नहीं करते हैं। नेचुरल डेथ
हर ऑर्गेनिज्म का वो कुछ फिक्स्ड है। तो ये लाइफ स्पान का डिफिनेशन थोड़ा ध्यान रखना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे ये लाइफ स्पान किस किन बातों पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सोचिए। तो लाइफ स्पान का नॉर्मली शेप साइज से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि एलिफेंट बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहेगा, ऐसा कोई रिकॉर्डेड डाटा नहीं है। कछुआ तो बहुत छोटा होता है जी, फिर भी देखेंगे सुने होंगे 200 ईयर्स। आपका एनसीईआरटी लिखा है 150 to 200 ईयर्स के आसपास। आप पैरोट और क्रो को देख लीजिए, कौवा, दोनों का शेप साइज क्या है, लगभग समान है, फिर भी लाइफ स्पान में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है। आपका पैरोट 140 ईयर्स आपका एनसीईआरटी मेंशन किया है, और क्रो हार्डली 20-25 साल। तो शेप साइज से लाइफ स्पान को कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसका कि दिया हुआ है लाइफ स्पान, जिसको कि आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, जो कि मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं एनसीईआरटी से क्लिप लाया हूँ आपके लिए, और बहुत ब्यूटीफुल क्लिप है, आप देखिए थोड़ा। देखिए जी कितना अच्छा, ये इस बोर्ड का कमाल है जो यहाँ पर आपको इस रूप में देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये एलिफेंट, आप देखेंगे आपका डायग्राम एनसीईआरटी में जो डायग्राम डाली हुई है, ये एलिफेंट, और ये एलिफेंट का लाइफ स्पान जो है आप 65 ईयर्स मेंशन कर लेंगे। कितना? 65 ईयर। ठीक है जी। रोज जो है 5 to 7 ईयर। डॉग 15 से 20 साल। पंद्रह से 20 साल, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डॉग का देख लिए हम लोग। अब ये बनाना ट्री के बारे में जो डाटा है उसको आप ध्यान रखेंगे। ये लगभग जो है लगता तो है कि 1-2 साल में ये जो है ग्रो किया, इसमें फ्लावरिंग हुआ, फ्रूटिंग हुआ, और ये पौधा डाई कर गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसके जो स्टेम्स है, जिसको हम लोग राइजोम बोलते हैं, वो लगभग 20-25 साल तक ज़िंदा रहता है। तो बनाना ट्री का पूछेगा लाइफ स्पान, तो हम लोग लिखेंगे 20 to 25 ईयर्स। ये उनके राइजोम को ध्यान में रख करके। काव लगभग जो है 25 to 30 ईयर्स। ये एक्सपेक्टेड डाटा है, एवरेज डाटा है। और ये पैरोट का तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ये पूछा हुआ कितना बार एग्जाम में पूछता रहता है पैरोट के बारे में, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, पैरोट ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछता है एग्ज़ाम में, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पैरोट। क्रोकोडाइल को याद रखेंगे आप, 60 ईयर्स। और हॉर्स, ये भी 60 ईयर आपका, ये भी 60 ईयर्स, ध्यान रखेंगे। फ्रूट फ्लाई लगभग जो है 2 to 3 वीक, 2 to 3 वीक, 2 to 3 वीक्स याद रखेंगे, 2-3 सप्ताह, ज़्यादा नहीं है जी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।
मैं PDF के रूप में भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, तो घबराना नहीं है। जो ही अपनी लेक्चर कंप्लीट होगी तो फिर PDF के रूप में आपको सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको NCERT बेस्ड नोट के रूप में मैं प्रोवाइड करूँगा। लगभग तैयार है, वो जो क्लास बढ़ेगी आगे मैं देता जाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं आगे क्या डाटा है अपना। अब देखिए ये राइस प्लांट का लाइफ स्पान क्या है आप देखे होंगे, तो 3 to 7 मंथ। क्या है? 3 to 7 मंथ। धान का खेती लगता है तो 3 से 7 महीने के बीच में, 5 महीने 6 महीने में भी ख़त्म हो जाता है। और ये टोर्ट वाइज आपका NCERT मेंशन किया 100 to 150, और बुक में जो है 200 ईयर्स भी लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप NCERT के अकॉर्डिंग डाटा को थोड़ा याद रखेंगे। और ये बानियान ट्री देखिए कितना 200 ईयर्स। अब देखिए बानियान ट्री और मैंगो ट्री शेप साइज में डिफरेंसेस है और लगभग एक जैसा दिखता भी है। डिफरेंस होने के बावजूद भी एक जैसा दिखता है, लेकिन लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। ये कहाँ 200-300 ईयर्स, मैंगो ट्री का लाइफ स्पान उतना नहीं होता है। तो लाइफ स्पान का रिलेशन उनके शेप साइज से हम लोग नहीं पता कर सकते। ठीक है जी, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं फिर अपने मेन बोर्ड पर, और यहाँ से जो है हम लोग जो है आगे की ओर पढ़ते हैं। देखिए लाइफ स्पान चाहे छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर। एक चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि डेथ जो सर्टेन है। अगर यदि जन्म हुआ है तो उसका डेथ सर्टेन है। तो व्हाट एवर द लाइफ स्पान मे बी, डेथ इज सर्टेन। इसको ध्यान रखना है। तो डेथ सर्टेन है, इंडिविजुअल डाई करता है, इंडिविजुअल का डेथ होता है, लेकिन स्पीशीज कभी नहीं मरता। तो ये स्पीशीज क्यों नहीं मरता, स्पीशीज क्यों कंटिन्यू रहता है, इसके पीछे जो गुड रहस्य छुपा हुआ है वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन की वजह से। ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन रखता है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने वाला जो कारक है वो क्या है, अपना रिप्रोडक्शन है। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप में दिखाता हूँ कि कैसे एक स्पीशीज अपने को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है और अपने जैसा ही अपने प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। देखिए क्लिप में दिखा रहा हूँ। ये ट्री है, देखिए ट्री है, इससे जो है फ्रूट नीचे गिरा और यहाँ से जर्मिनेशन के बाद जो है फिर से नया ट्री बन गया, है ना जी। और आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो 2 टाइप्स का पढ़ेंगे, वो देखते हैं आगे। और सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो है रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके लिए मैं एक अच्छा PPT तैयार किया हूँ, वहाँ से मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, तो वो देख लीजिए क्या चीज़ है। ये चैप्टर 1 का अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर का देखिए।
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब डेफिनेशन देखिए, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझिए बात को। क्या है? रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसा दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना क्या होता है? रिप्रोडक्शन। क्या है? इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही अनदर ऑर्गेनिज्म जो उनके जैसा है उनको जन्म देता है। रिप्रोडक्शन करता क्या है? द रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये बात याद रखना है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कंटिन्यूटी मेंटेन करने का काम करता है वो कौन है? वो जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे जेनेटिक वेरिएशन काज करता है, और वो जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स। अगर यदि रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म भाग ले रहा है, सिंगल पेरेंट भाग ले रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, प्रोसेस में, इवेंट में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा, और वो दो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? ऑफ अपोजिट सेक्स होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना है। ऑफ सेम स्पीसीज। क्या है? रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स विथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। ये फीमेल का सिंबल हम लोग इस तरह से भी करते हैं जी, और ये मेल का सिंबल हम लोग इस तरह से भी करते हैं। क्या होगा? फीमेल प्रोड्यूस करेगी एग। क्या है? ये एग है। और मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और ये स्पर्म में क्रोमोजोम का नंबर तो हम लोग देखे थे, ये सब लोग थोड़े बहुत नॉलेज है। 23 क्रोमोजोम, 23 पेयर्स क्रोमोजोम, 23 नहीं 23 पेयर्स क्रोमोजोम मेल में, 23 पेयर्स क्रोमोजोम फीमेल में। लेकिन जब गैमेट बनेगा तो उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो क्रोमोजोम क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो 23 क्रोमोजोम कहाँ है? स्पर्म में। और 23 क्रोमोजोम कहाँ है? ओवम में, या एग बोलते हैं। और ये दोनों क्या हुआ? फ्यूज किया। क्या हुआ जी? फ्यूज किया। और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या बनेगा ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा, ध्यान रखना है। और यही जायगोट में डेवलपमेंट होगा, पढ़ेंगे आगे, एम्ब्रायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आगे। जायगोट में फर्स्ट डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बनेगा। जायगोट क्या है? यूनिसेलुलर है। जायगोट क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड सेल्स है, और यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है जी? यूनिसेलुलर। और इसमें फिर डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन? तो रिपीटेड माइटोसिस होगा। ये ध्यान रखिएगा जी, क्लीवेज बोलते हैं या माइटोसिस, मियोसिस नहीं, माइटोसिस। ठीक है, हम लोगों ने निबंध पढ़े थे मियोसिस माइटोसिस के बारे में। यहाँ क्या है? माइटोसिस। और ये क्या डेवलप होगा? इम्ब्रियो।
और बाद में ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा किस में, डेवलप्स इनटू फीटस, फीटस बोलते हैं फीटस में। और ये फीटस क्या होगा सॉरी जी, साइड में डेवलप करेगा, फिर क्या होगा, बढ़ेगा, एडल्ट बनेगा। ये प्रोसेस जारी रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम और डिटेल करेंगे, देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इधर जो अमीबा है, क्या है, जो सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है अमीबा, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा बोलते हैं, मोनरा नहीं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल आता है अमीबा। क्या है, एक सेल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये डिवाइड करने से पहले अपना जो सूडोपोडिया है उसको क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। सूडोपोडिया आर पुल्ड इन एंड न्यूक्लियस डिवाइड्स, और इसका ये क्या है, ये न्यूक्लियस, क्या है ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस डिवीजन होगा पहले। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है। द सेल बॉडी बिगेन्स टू डिवाइड व्हेन न्यूक्लियस हैज स्प्लिट। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो सेल बॉडी क्या है, जो साइटोप्लाज्म कंटेंट किया हुआ वो क्या होगा, हाफ हाफ बढ़ जाएगा। और फिर रिजल्ट क्या होगा, ये 2 डॉटर अमीबी, ठीक है, 2 डॉटर अमीबी। और ये दोनों जो बनेगा डॉटर अमीबी वो क्या होगा, आपस में आइडेंटिकल होता है जी, क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। चूँकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये वेरिएशन के लिए जिम्मेदार फैक्टर क्या है। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेथ तो सर्टेन है, बोलते हैं क्या, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का डेथ क्यों नहीं होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनको प्राइस पेड करना पड़ता है डेथ के रूप में। तो जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इफ़िशिएंट ज़रूर है, बहुत सारे कार्य करने के लिए, बहुत सारे वर्क करने के लिए क्या है, बहुत सारे ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे सेल्स है तो क्या हुआ, वो ग्रुप बना करके टिश्यूज़ बनाया, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, तो क्या हुआ, वर्क तो बॉडी पूरा इफ़िशिएंटली करता है, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है कि पे करना पड़ता है, मल्टी सेलुलरिटी का पे करना पड़ता है डेथ के रूप में। हाँ जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है डेथ, सोचिएगा। आपका एनसीईआरटी लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा को छोड़ करके, या यूँ कह लीजिए जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग अमीबा, उसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। क्यों डेथ नहीं होता है, मल्टी सेलुलर का डेथ क्यों होता है, तो थोड़ा सा जो है आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल है, बहुत सारा सेल्स है बॉडी में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है जी, मेटाबॉलिक वेस्टेज का प्रोडक्शन होता है। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, निकल करके क्या होता है, ये जमा होते रहता है, कहाँ, इंटरसेलुलर स्पेस में। कहाँ जमा होता है जी, इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस में जमा होता है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होता है। और इसका जो रिमूवल 100% रिमूवल नहीं हो पाता है। और ये मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या करता है जी, मेटाबॉलिक वेस्टेज, मेटाबॉलिक वेस्ट
नाइट्रोजन कंटेनिंग है ये। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, तो डेथ काज करता है। कैसे डेथ काज करता है, एजिंग करवा करके। जस्ट इसके उलट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसका बॉडी तो सिर्फ एक सेल का है और इसमें जो वेस्ट मटेरियल बना वो क्या होता है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ क्या होता है, वो एक्सचेंज आउट हो जाता है। 100% एक तरह से क्या हुआ, डिफिकेशन कर दिया किसका, वेस्टेज मटेरियल का, बॉडी से बाहर कर दिया। तो सेल क्या होता है, ऑलवेज फ्रेश होता है और उसमें एजिंग नहीं होता और इस वजह से क्या होता है, डेथ नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अमीबा का डेथ होगा ही नहीं। आप उसको एडवर्स कंडीशन डाल दीजिए या फिर उसको आप उस पर स्ट्राइक कीजिए, डेथ होगा। आप उस पर मेडिसिन डाल दीजिए, आप उस पर एसिड्स डाल दीजिए, डेथ होगा, लेकिन नेचुरल डेथ नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। मल्टीसेलुलर का क्या होता है, नेचुरल डेथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन तो समझ में आया कि मस्ट वाइटल इवेंट बोलते हैं, मस्ट बायोलॉजिकल वाइटल इवेंट विच इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है जी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरह से, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है, आगे देखेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ, थोड़ा देखिए स्लाइड में, वीडियो के रूप में अच्छा लगेगा आपको देखने में। देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ये गैमेट जो है ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया, जाइगोट जो भी उधर हम लोग डिस्कस किए थे। और एसेक्सुअल में क्या है, प्रोटिस्टा है जो अमीबा इसका एग्जाम्पल आएगा प्रोटिस्ट का। मोनरा में बैक्टीरिया वगैरह आएगा, फंगी वगैरह, ये सब में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला टाइप आता है वो क्या है, बाइनरी फिजन। देखिए कितना ब्यूटीफुल स्लाइड्स आपके लिए, एकदम बिल्कुल क्लियर कट। कैसे अमीबा 1 से 2 डिवाइड कर गया है, बैक्टीरिया कैसे 1 से 2 डिवाइड कर रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन के अंदर आता है, एक सेल 2 बराबर भाग में टूट जाता है। ये देखिए ब्यूटीफुल स्लाइड्स है किसका, बडिंग का। ये ईस्ट है और इससे क्या हुआ, बॉडी से आउट ग्रोथ आया और देखिए ये बिल्कुल अपने मदर बॉडी के जैसा दूसरा आ गया। और ये देखिए पेनिसिलियम, क्या ब्यूटीफुल स्लाइड्स, पेनिसिलियम। और इसमें ये क्या स्ट्रक्चर होता है, कोनिडिया, है ना, कोनिडिया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और आगे देख लीजिए हाइड्रा का स्लाइड्स है और ये स्पंज है, स्पंज पोरीफेरा। और ये हाइड्रा देखिए कितना अच्छा इसका टेंटिकल्स दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये पेरेंट बॉडी आउट ग्रोथ होगा और बर्ड निकलेगा और फिर वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। और ये देखिए स्पंज पोरीफेरा और इसमें गैम्यूल का फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में गैम्यूल्स देख रहे हैं, और गैम्यूल डेवलप करके क्या होगा, नया स्पंज पैदा करेगा। और देखिए एल्गा, एल्गी, और ये पोटैटो प्लांट दिख रहा है आपको। ये सब में क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है जी, ये क्लेमाइडोमोनास आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये देखिए यहाँ से निकला जूस्पोर, फिर देखिए ये डेवलप हुआ, फिर से नया जूस्पोर। और
देखिए क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल। अब इसको ध्यान से देखिए। जायगोट तो 2 गैमेट के मिलने से बनेगा, मेल फीमेल गैमेट के मिलने से बनेगा, तो ये जायगोट। मियोसिस होगा इसमें, जायगोटिक मियोसिस बोलते हैं, तो डेवलप करेगा और फिर क्या होगा, ये मैच्योर बनेगा, मैच्योर सेल, और फिर इस स्टेज में आएगा और फिर क्या होगा, ये डेवलप मेल और फीमेल गैमेट के रूप में करेगा और फिर जब वो आपस में फ्यूज करेगा दैट इज सिंगेमी, फिर जायगोट बनेगा। ये उनका लाइफ साइकिल चलता रहता है जी, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आगे इसको और अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा आप लोग को। अब देखिए ये जी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आप इस लीफ से तो भली भांति वाकिफ़ होंगे, ब्रायोफिलम बोलते हैं, और इसका लीफ डिटैच होता है। अगर नॉच पैदा हुआ, अगर यहाँ से इंजर्ड हो गया जिस भी पार्ट से, वहीं से नया लीफ का फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए ब्यूटीफुल स्लाइड्स है पोटैटो का, और इसमें क्या है, ये आई ऑफ द पोटैटो बोलते हैं, ठीक है, नोड होता है जी। और ये देखिए जिंजर, अदरक बोलते हैं, और यहाँ राइजोम, यहाँ से क्या हुआ, नया प्लांट डेवलप हुआ है, ठीक है जी। चलिए फिर से मैं आता हूँ अपने थ्योरी पार्ट पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जी, इसमें इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट, अभी बताया था ना मैं, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं, संतान को बोलते हैं। मदर फादर, हम लोग भी क्या है, अपने मदर फादर के ऑफस्प्रिंग हैं। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल। ये ध्यान रखना है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आपस में आइडेंटिकल होता है, साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ भी आइडेंटिकल होता है, उसका कार्बन कॉपी होता है जी, इसको ध्यान रखना है। क्या लिखा है, प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज पेरेंट के साथ भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म याद कीजिए कौन कौन सा है, तो मोनरा का मेंबर जो भी है, बैक्टीरिया वगैरह सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटिस्टा है उसको भी हम लोग पढ़े थे उधर, क्या पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल था, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल था। अब प्रोटिस्टा को हम लोग प्रोकैरियोट्स बोले थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोलते हैं प्रोटिस्टा को। एंड सम प्लांट, ठीक है, एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज आल्सो सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हुआ, तो याद रखना आपको, मोनरा में क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स है। दूसरा कहाँ है, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। कुछ प्लांट्स है और कुछ एनिमल जो मल्टी सेलुलर है, लेकिन क्या है, उसका बॉडी वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में कहाँ कहाँ होता है। द मस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन एनिमल आर एज फॉलो। देखिए ये फीजन, क्या है जी, फीजन। क्या है जी, फीजन। दिस मेथड इज ऑब्जर्व इन द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, याद रखना है, कहाँ, मोनरा। फीजन डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, फीजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस पहले होगा, अकर फर्स्ट, व्हिच इज देन फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो फीजन है,
फिजन, आप उधर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़े होंगे। फिजन में क्या होता है, एक बॉडी दो बराबर भाग में, बराबर कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, एक बॉडी दो भाग में क्या होता है, डिवाइड करता है। चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें क्या है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और इसके वजह से क्या होता है, रिजल्ट, एक सेल से दो सेल बन जाता है। मदर क्या होता है, मदर सेल स्प्लिट करता है, टूट जाता है दो सेल में। इक्वल साइज, ध्यान रखना, टू इक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल। व्हेन द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स इन एनी डायरेक्शन, जो कि अमीबा में होता है, द फिजन क्या होता है, सिंपल फिजन होता है, सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसको समझिए क्या चीज़ है ये। स्लाइड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा, आप रिवीजन कर लीजिए, पता चल रहा है तो देखिए इधर। जैसे क्या है, एक अमीबा का तो कुछ फिक्स शेप साइज होता नहीं है, नहीं होता है फिक्स शेप साइज, नहीं होता ना। तो एक अमीबा लेते हैं, ये एक अमीबा लिया, ठीक है। व्हेन द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स इन एनी डायरेक्शन, ये फिक्स नहीं है कि ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इधर होगा, इधर होगा, इधर से होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो तो फिजन को क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इस तरह से नहीं बोलते हैं, कैसे भी डिवाइड करे, कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं है उसका, तो हम लोग बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। कहता है व्हेन साइटोप्लाज्म, व्हेन कह रहा है, व्हेन साइटोप्लाज्म divides along the transverse axis of the individual, the fission is termed as transverse fission, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं, पैरामीशियम एंड प्लेनारिया में। अभी देखिए एक स्लाइड दिखाएंगे आगे तो पता चलेगा आपको, तो डिफिनेशन थोड़ा ध्यान रखिए। व्हेन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे बॉडी का क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इस तरह से कट करेंगे तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ये पैरामीशियम एंड प्लेनारिया में अगर यदि इस तरह का हॉरिजॉन्टल कट होता है, डिवीजन होता है, तो बोलते हैं हम लोग क्या, कि डिवीजन कैसा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। और ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, पैरामीशियम एंड प्लेनारिया। व्हेन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल, इस तरह से डिवाइड कर रहा, तो उस तरह का जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान रखेंगे, यूग्लिना और वॉर्टिसेल्स, वॉर्टिसेला भी बोलते हैं, वॉर्टिसेल्स। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व माइटोसिस ओनली and consequently the result offspring are genetically identical। क्या है जी, जेनेटिकली आइडेंटिकल, अपने पेरेंट के साथ भी और आपस में भी। इन सम केस द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम, क्या है, बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस बार बार मल्टीपल डिवीजन हो रहा है। तो एक सेल के अंदर क्या हुआ, बहुत सारा न्यूक्लियस आ गया, अमीबा के अंदर होता है ऐसा। देखिए इधर, इन सम केस न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स बाय ए माइटोटिक डिवीजन, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल
न्यू कॉपी ऑफ न्यूक्लियाई. Cytoplasmic division does not occur during this period. The cytoplasm collect around each nucleus, thus form a single cell. Many unicellular and uninucleated offspring are formed. This method of reproduction is called multiple fission. और ये भी अमीबा में और पैरामीशियम में. देखिए यहाँ के डायग्राम से पता चलेगा. ये क्या है, फुल्ली ग्रोन अमीबा है और इसमें देखिए ये स्यूडोपोडिया है. जब बाइनरी फिजन करना होगा तो क्या होगा, अमीबा अपना जो स्यूडोपोडिया है उसको विड्रॉ कर लेगा, रिट्रैक्ट इट्स स्यूडोपोडिया एंड न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस. न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल बनेगा. जब इसको अमीबा को मल्टीपल फिजन करना होता है तो क्या होता है, ये उनका बॉडी है अमीबा का, उसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस, और इसमें क्या है, एमाइटोटिक डिवीजन होगा. बहुत सारा यहाँ बनेगा और फिर क्या होगा, ये इसका वॉल रप्चर करेगा, वॉल नहीं बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर करेगा और यहाँ से क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन में द सिस्ट रप्चर एंड रिलीज मेनी डॉटर अमीबाई. और ये फेवरेबल कंडीशन में, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें. अब देखिए ये तो हो गया सिंपल बाइनरी फिजन, अमीबा न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और 2 डॉटर अमीबा. ये देखिए इसमें कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल और ये